स्टूडेंट्स, 12th साइंस के सभी बच्चों का आज के इस लॉकडाउन ई पाठशाला डी श्री रामगढ़ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 8 में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, पार्ट 7 में हमने लास्ट टाइम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे, फैराडेज का फर्स्ट लॉ। प्रीवियस क्लास में हम लोग फैराडेज के फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छा समझ चुके थे, साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था और उम्मीद है कि आप फैराडेज के फर्स्ट लॉ को पढ़ते हुए आप अपने घर में न्यूमेरिकल को जरूर बनाए होंगे। आज के टॉपिक पर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग फैराडेज के सेकेंड लॉ पर बात करने वाले हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। साथ ही साथ फैराडेज के सेकेंड लॉ के बाद हम लोग एक और टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है बैटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज के सेकेंड लॉ को। सबसे पहले फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, इन ध्यान रखना। एक मिनट थोड़ा जब देखिए, इस पर अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। देखिए ये दो सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करके रखें। कैसा कनेक्ट रखें? सीरीज में। देखिए, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ। ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कैसा कनेक्ट करके रखें बताइए? सीरीज में कनेक्ट करके रखें। एक में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, माइकल फैराडे ने। जब सोचिए, हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सीरीज में जब इस सोर्स के जरिए, इस बैटरी के जरिए जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बताइए दोनों सेल पर सेम इलेक्ट्रिक का करंट पास होगा कि डिफरेंट? तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट सेम पास होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर इलेक्ट्रिसिटी सेम पास हो रहा है, यानी कहा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज सेम पास हो रहा है। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें पास किया जा रहा है उतना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें भी पास किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ओके, अब आपसे हम पूछते हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोड पर मास उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। ओके, लेकिन दोनों पर इलेक्ट्रिसिटी तो सेम पास कर रहे हैं। तो बताइए, आप लोग सोच के बताइए, क्या दोनों इलेक्ट्रोड पर मास कैथोड पर सेम डिपॉजिट होगा? यस और नो? दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी सेम पास होने पर उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर मास क्या सेम डिपॉजिट होगा? क्या जवाब देंगे आप? बोलिए। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी जितना पास करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से मास उतना ही डिपॉजिट होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोनों पर मास तो सेम डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन हमारा ये ऑब्जर्वेशन गलत होगा। माइकल फैराडे ने क्या पाया कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम पास किया गया लेकिन उसके रिस्पेक्टिव कैथोड पर मास डिपॉजिट सेम नहीं हुआ। एक में ज्यादा मास डिपॉजिट हुआ और एक में मास कम डिपॉजिट हुआ। अब सवाल उठता है, सर किस में मास ज्यादा डिपॉजिट होगा और किस में मास डिपॉजिट कम हुआ? तो माइकल फैराडे का ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जिस हर एक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड का, यानी हर एक मेटल इलेक्ट्रोड का अपना एक इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास मतलब यदि हम मेटल का इक्विवेलेंट मास की बात करें, एटम की इक्विवेलेंट मास की बात करें तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। जैसे कॉपर का इक्विवेलेंट मास, या कॉपर देखना इलेक्ट्रोड, तो जिस कॉपर का इक्विवेलेंट मास हम फाइंड करना चाहें तो 63.5/2, क्योंकि वैलेंसी 2 होता है। लेकिन सिल्वर का यदि इक्विवेलेंट मास फाइंड करना चाहें तो हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास कितना? 107.8 या राउंड ऑफ करके 108 एज एटॉमिक मास और वैलेंसी 1। तो आप देख सकते हैं सिल्वर का इक्विवेलेंट मास ज्यादा है और कॉपर का इक्विवेलेंट मास कम है। ओके, तो माइकल फैराडे ने क्या पाया कि जिसकी इक्विवेलेंट मास ज्यादा है उसमें मास ज्यादा डिपॉजिट हुआ और जिसका इक्विवेलेंट मास कम है उसमें मास कम डिपॉजिट हुआ, चाहे वो दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी सेम क्यों ना पास किया जाए। ओके, तो समझना हम क्या बोल रहे हैं? दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी सेम पास किया गया, लेकिन दोनों कैथोड पर मास डिपॉजिट सेम नहीं होगा, नहीं हुआ। इसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो मास डिफरेंट डिपॉजिट हो रहा है उसका कारण है उसका इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट मास। जिसकी इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उस पर मास भी ज्यादा डिपॉजिट होगा। तब माइकल फैराडे ने इसका स्टेटमेंट दिया, फैराडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। फैराडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? फैराडे का सेकेंड लॉ, ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये फैराडे का सेकेंड लॉ हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखे तो आप खुद से लिख दीजिएगा। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज द टॉपिक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं, जो अभी हमने ऑब्जर्व किया उसी पर हम उसका स्टेटमेंट पे बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, डिफरेंट सब्सटेंसेज मतलब देखिए यहाँ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो डिफरेंट सब्सटेंस तो है ही। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय द same amount of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their equivalent mass. समझ में आया? The amount of different substances produced by the same amount of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their equivalent mass. तो जो सब्सटेंस डिफरेंट मास में जो पाया जा रहा है, यहाँ का मास कुछ और पाया जा रहा है, यहाँ का मास कुछ और पाया जा रहा है, ये पाया जाने का कारण कब पाया जा रहा है? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो अमाउंट मतलब अलग अलग अमाउंट में जो सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पर, सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो किस पर निर्भर कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। मतलब जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट मास, उसका अमाउंट उस सब्सटेंस का उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरे शब्दों में हम फैराडे के सेकेंड लॉ को ऐसे कर सकते हैं, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, द masses deposited on the respective electrode is directly proportional to their equivalent mass. आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं? हाँ, करता हूं। When the same amount of electricity passing through the two different electrolytic solutions, the masses deposited at the respective electrode is directly proportional to their equivalent masses. जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो उसके इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा, कम या ज्यादा, ये इसके इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Here A as a anode, C as a cathode, M as a mass of element deposited at electrode. यहाँ M जो माना गया है, जो मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, और E क्या है? इक्विवेलेंट मास। यानी M1 by E1 इक्वल टू M1 by E2। आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये रिलेशन आप लोग को बहुत ही काम आएगा। ये रिलेशन कहाँ से आया? फैराडे के सेकेंड लॉ से, नहीं सॉरी, फैराडे के फर्स्ट लॉ से। कैसे आएगा हम बताते हैं अभी आपको। देखिए स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं, M1 by E1 इक्वल टू M2 होगा, यहाँ पर गलती से M1 लिखा हुआ है, यहाँ M2 होगा, सॉरी, यहाँ आप करेक्शन करेंगे, M2 लिखेंगे। M1 by E1 इक्वल टू M2 by E2। ओके, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए मतलब मास तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ए है और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बी है। इसे ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, ठीक है। तो मास ऑफ ए by mass of B equal to equivalent mass weight of A या equivalent mass of A divided by equivalent weight of B। कहने का मतलब हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ यही कहना था ना कि मास जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि ए का हम फैराडे का सेकेंड लॉ यूज करें तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, फिर मास ऑफ बी इज डायरेक्टली टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और जब दोनों को डिवाइड करें तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यही ना रिलेशन मिलेगा, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास वेट ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हम बताएं, उसके एटॉमिक मास को उसके वैलेंस से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब इस रिलेशन लोग को बहुत काम आएगा। यदि मान लो हमें यहाँ का मास पता है और हमें यहाँ का मास पता लगाना है, तो इसके लिए हमें दोनों का E1 E2 जानना पड़ेगा, मतलब दोनों का इक्विवेलेंट मास जानना पड़ेगा। यदि दोनों का इक्विवेलेंट मास पता है तो हम एक इलेक्ट्रोड का मास यदि पता लगा लेते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रोड का मास हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन। ए बी का मास पता हो, दोनों में किसी एक का मास पता हो और दोनों का इक्विवेलेंट मास पता हो, तो हम आसानी से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। हम इस रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, W1 by W2, W1 as a weight of A, W2 as a weight of B is equal to E1 by E2। E1 by E2 कैसे हुआ? दिस इज द E1 रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट मास, E1 by E2, या इसको लिख सकते हैं Z1Q by Z2 इक्वल टू E1 by E2। आप बोलोगे Z1Q सर नहीं समझ में आया, या कीजिए W1 इक्वल टू ZQ, या कीजिए पिछले फैराडे का फर्स्ट लॉ। अभी हमने कहा ना कि फैराडे का सेकेंड लॉ कहाँ से आया? फैराडे के फर्स्ट लॉ से। तो W1 इक्वल टू क्या होगा? Z1Q, और W2 इक्वल टू क्या होगा? Z2Q। Z क्या है स्टूडेंट? आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, Z है
बोलिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो W1 बाई W2 इक्वल टू Z1 Q बाई Z2 क्यों लिख सकते हैं? Q दोनों का बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर चार्ज सेम पास हो रहा है। तो बताइए Z1 बाई Z2 दिख रहा है आपको? Z1 Q बाई Z2 Q, तो Q2 कैंसल, तो आप इसे लिख सकते हैं W1 बाई W इक्वल टू E1 बाई E2 या ऑल्सो इक्वल टू Z1 बाई Z2। Z1 एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन दिया था हमने बताया था, क्या बताया था? याद कीजिए, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज या 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकंड के लिए जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पर पास किया जाए तो जितना मास डिपॉजिट होता है वही मास कहलाता है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। याद होगा आपको? तो ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट। इस तरह आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो ओवरऑल फाराडे का सेकंड लॉ समझ आ गया, ठीक है? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो दोनों इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट मास पर। जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट मास होगा उस इलेक्ट्रोड पे मास उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। ओके, कभी भी दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम मास डिपॉजिट नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिफरेंट है। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये फाराडे का सेकंड लॉ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल पर आते हैं। ये न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन क्या जा ध्यान दीजिएगा। हम आपको हिंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और दूसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके, ए स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर वाज पास। अब उसमें क्या किया गया? एक कांस्टेंट करंट 2.5 एम्पियर पास किया गया उस सॉल्यूशन पे। कितना? कब तक? जब तक से 1.078 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए, यानी उस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के सिल्वर इलेक्ट्रोड पर इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि समझिए ये W1 दे दिया, W1 दे दिया, W2 में नहीं पता। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, सिल्वर का एटॉमिक मास आपका गिवन है और 1 फाराडे की तो जानते ही। क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वाज कंज्यूम। बताइए, जब उसमें 1.078 ग्राम डिपॉजिट होता है तो समझो वो इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, तब उसका मास जाकर डिपॉजिट 1.078 होगा। यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर इतना मास डिपॉजिट होगा। उसमें भले हम 2.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, लेकिन कब तक करें? 1.078 ग्राम का जब उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है मास। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो बताइए मास दिया हुआ है। सोचिए, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की वैलेंसी 1 होता है, तो पहले रिएक्शन देखेंगे Ag प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag मीन सिल्वर। बताइए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 कूलम में चार्ज पास करने पे 107.8 ग्राम का मास डिपॉजिट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 107.8 ग्राम के मास के डिपॉजिट होने में 96,500 कूलम का चार्ज चाहिए। ओके, 96,500 कूलम का चार्ज चाहिए, ठीक है। तो 1.078 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी? बन जाएगा? तो ट्राई कीजिएगा, नहीं बना तब है ना। फिर what was the weight of oxygen gas liberated? बताओ इस प्रोसेस लिबरेटेड, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, LIBERA यहाँ R होगा है ना, लिबरेटेड। बताओ उस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ऑक्सीजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में आपका जो एनायन होता है वो ऑक्सीजन आयन होता है, और ऑक्सीजन आपका डिपॉजिट होगा कहाँ? बोलिए, ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पर। तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा ये पूछा जा रहा है। तो बताइए हमारा फाराडे का सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या था? W1/W2 इक्वल टू, बोलिए, E1/E2। तो इक्विवेलेंट मास आपको ऑक्सीजन का पता लगाना होगा। बताइए ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, हमने बताया था। तो बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन को तो हम लोग O2 लिखते हैं ना, बोलिए, तो कितना हो जाएगा O2? यानी कि एटॉमिक मास की बात करें तो 16, एटॉमिक मास की बात करें तो 16, और वैलेंसी की बात करें तो 2, चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, तो 2 8 या 16, तो 8 क्या हो गया बताइए? 8 हो गया इक्विवेलेंट मास, यानी E2 इक्वल टू 8।
और E1 कितना होगा? तो E1 हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर मेटल का एटॉमिक मास 107.8, बैलेंस E1, तो उसकी E1 निकल गया, तो E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, W1 दिया हुआ है, तो W2 निकलेगा। ऑक्सीजन गैस का मास डिपोजिट कितना होगा निकलेगा ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसका भी आंसर हमें चाहिए। तो हम 3 क्वेश्चन दिए आपको, पहले में 2 और ये 3, 1 2 3। आप सीक्वेंस में भी आंसर देना चाहेंगे तो 1 2 और ये लास्ट हमारा 3। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग पर छोड़ते हैं, इसे आप जरूर से जरूर बनाइएगा, नहीं बने तो पूछिएगा, हम अगले क्लास में इसका हम सॉल्यूशन बहुत अच्छा से समझा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फाराडे का लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका। फाराडे के लॉ पर और भी न्यूमेरिकल हमारा पीडीएफ में आप लोग तक पहुंचने वाला है, और इस पर आप खूब प्रैक्टिस करो। एक काम और कर सकते हैं आप, यदि आपके पास बुक है तो कुछ बना बनाया क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। ओके, और फिर उसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जाके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर भी हम आपको पीडीएफ आप लोग तक पहुंचाएंगे, उस पीडीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन फाराडे के लॉस पर रहेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं बनेगा हमसे पूछेंगे आप। ठीक है, मेरे नंबर पे सेंड करेंगे अपना डाउट्स को, मैं एक डाउट क्लास अलग से ले लेंगे। तो आगे बढ़े, हमारा अगला टॉपिक है फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी। बैटरी क्या होता है, ये तो सब लोग पता है बैटरी क्या। बैटरी जो हमारे घर में है, बैटरी जो हमारे इन्वर्टर में लगा हुआ है, बैटरी जो हमारे टॉर्च पे लगा हुआ है, बैटरी जो हमारे कार में लगा हुआ है, ये बैटरी क्या होता है? तो बैटरी मतलब और सेल और बैटरी में फर्क होता है। सेल जिसमें एक इलेक्ट्रोड कैथोड और एक एनोड होता है, लेकिन बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन हो तो वो सिस्टम कहलाता है बैटरी। समझना? जैसे आपके घर में जो बैटरी है, या जैसे आपके क्या बोलते हैं ये जो घर में जो इन्वर्टर में जो बैटरी है उसमें कई सारे प्लेट्स होते हैं, कई सारे सेल मिलके एक बैटरी कहलाता है। तो बैटरी इज ए बेसिकली गैल्वेनिक सेल। बैटरी जनरली कैसे सेल होते हैं? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल समझते हैं ना, हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये बेसिकली कैसा सेल होता है? गैल्वेनिक सेल होता है, इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, कैसी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिल्कुल। और यदि हम बात करें कि ये बैटरीज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज विच आर कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। 2 तरह के बैटरीज होते हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। अब आप सोच रहे होंगे कि किसको हम कहेंगे प्राइमरी बैटरी और किसको कहेंगे सेकेंडरी बैटरी, तो चलो मैं समझा दूं। प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल भी कह सकते हैं, सेल्स एज ए ग्रुपिंग ऑफ सेल विच इज कॉल्ड बैटरी। तो प्राइमरी सेल वे सेल्स होते हैं स्टूडेंट जिसको आप एक बार यूज कर लो लॉन्ग टाइम तक, और लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद उसको आप फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब एक बार यूज कर दिए फेंक दिए, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। तो दीज आर सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज, यानी जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, जिसे आप रीयूज नहीं कर सकते। जैसे आप टॉर्च में बैटरी डालते हैं, और जब आपका जितना दिन तक आपका बैटरी मतलब वो टॉर्च जला, ठीक है, लेकिन जब वो डिम हो गया, बिल्कुल डिम हो गया, तो क्या देखें कि आप सुखी से उस बैटरी को चार्ज करोगे? नहीं, वो चार्जेबल नहीं होता, वो रिचार्जेबल नहीं होता, उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसे फेंक देते हैं हम लोग। ओके, तो ऐसे बैटरी को कहते हैं, ऐसे सेल्स को कहते हैं प्राइमरी सेल्स। तो ना, तो दीज आर सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज और रीयूज। हियर द रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में होता है। जिसका रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में हो, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, वहां से एनर्जी भी देकर उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक यूज करने के बाद उस रिएक्शन को रिवर्स न किया जाए तो दे बिकम डेड। वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई लाइफ नहीं रहेगा। तो प्राइमरी सेल समझ में आ गया होगा। प्राइमरी सेल वे सेल्स होते हैं जिसे रिचार्ज नहीं किया जाए, जिसको रीयूज नहीं किया जाए, और ये इसलिए होता है क्योंकि इसका रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस, क्योंकि इसका रिएक्शन केवल एक बार होता है, दोबारा और रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। यदि रिएक्शन रिवर्स पॉसिबल था तो इसे रिचार्ज किया जा सकता है, क्योंकि इसका रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे रिचार्ज या इसे रीयूज नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल्स है क्या बैटरीज के? हाँ, है ना, ऐसे बैटरी के एग्जाम्पल जैसे ड्राई सेल, मरकरी सेल, बटन सेल। ड्राई सेल वही जो आप लोग टॉर्च में डालते हैं, सूखा सेल। मरकरी सेल भी कई जगह पे यूज हुआ होता है। बटन सेल, जैसे बैटरी में छोटे छोटे बटन सेल्स होते हैं, मरकरी बटन सेल। और कैलकुलेटर में होता है, घड़ियों में होता है, छोटे छोटे सेल बटन सेल।
जिसको मरकरी बटन सेल कहते हैं। ये सेल्स जो होते हैं रिचार्जेबल नहीं होते, एक बार यूज कर लिए और दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। हमें प्राइमरी सेल में दो तरह के सेल पर हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एक ड्राई सेल पर और एक मरकरी बटन सेल पर। उसके रिएक्शंस को देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं और उसके सेल रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट वे में देख लें। ड्राई और लैक्टिक सेल, इसको हम लोग लैक्टिक सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल और लैक्टिक सेल, जिसको हम लोग सूखा सेल कहते हैं। ये देखिए, ये आप लोग देखे होंगे ऐसा सेल। हम इसके इंटरनल सेक्शन को दिखाएं, इसके अंदर के पार्ट को दिखाएं, एक एक पार्ट को दिखाएं। बस वही सेल है जो आपके टॉर्च में लगा रहता है, रेडियोज में लगा रहता है। तो ड्राई सेल क्या है स्टूडेंट? तो ड्राई सेल में याद रखना एनोड में होता है जिंक कंटेनर। देखिए यहाँ पर ये जिंक कंटेनर दिख रहा है, जस्ते का बना हुआ, ये जिंक कंटेनर है पूरी तरह कवर, उसके चारों तरफ जिंक का कंटेनर इस तरह से होता है, ये इस तरह से पूरी तरह से गिरा हुआ। और कैथोड में होता है ग्रेफाइट रॉड, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ग्रेफाइट रॉड जो होता है कैथोड। जिंक होता है एनोड और कार्बन का ये क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, कैथोड। और वो सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर से, इस पर इसके चारों तरफ एक पाउडर घिरा रहता है। वो पाउडर क्या है बताइए? वो पाउडर है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इस कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। इलेक्ट्रोलाइट यदि इसमें बात किया जाए, क्योंकि सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके इलेक्ट्रोलाइट में होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, दो सॉल्ट का मिक्सचर, एक अमोनियम क्लोराइड और लिटिल अमाउंट ऑफ जिंक क्लोराइड। ये दोनों का मिक्सचर इसमें इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। कैथोड रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट में, कैथोड रिएक्शन कैसा होता है? तो देखिए सर, कैथोड रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड, आप देखें मैग्नीज डाइऑक्साइड कहाँ पे है, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये अमोनियम आयन कहाँ से आया? अमोनियम क्लोराइड से आया, जो पेस्ट के फॉर्म में। ओके, अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये गेन कहाँ से, क्या एनोड जहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिएक्शन फॉर्म किया। तो ये रिएक्शन कहाँ पाया जाता है? ये रिएक्शन होता है आपके कैथोड पर। और ये रिएक्शन कब होता है? जब आप इस बैटरी का यूज करते हैं, जब आप उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जब आप बल्ब को ऑन करते हैं, जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं, जब आप इसका स्विच ऑन करते हैं, तब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है स्टूडेंट? ये रिएक्शन हो रहा है आपके कैथोड पर हो रहा है। कैथोड मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। ये मेटल कैप है, आप देखते होंगे बल्ब के ऊपर एक स्टील जैसा मेटल कैप रहता है। तो ये मैग्नीज ट्राइऑक्साइड फॉर्म किया, अमोनिया फॉर्म किया और वाटर फॉर्म किया, किस पे? कैथोड पर। एनोड की बात करें तो एनोड पे रिएक्शन होता है जिंक का, चूंकि एनोड में जिंक कंटेनर है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया ना, तो जिंक से क्या बन गया? जिंक 2+। ओके, तो ये कैथोड रिएक्शन और ये एनोड रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन। और इस तरह से ये सेल पोटेंशियल इसका लगभग पाया गया 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट। इसका जो सेल पोटेंशियल, इसकी जो वोल्टेज होता है लगभग 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। तो ये था हमारा कौन सा सेल? ड्राई सेल और लैक्टिक सेल। आपको यह करना है क्या? कुछ ज्यादा नहीं करना, ऐसे बोर्ड में तो इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन के लिए आपको तैयार तो करना ही होगा आपको खुद को। तो यहाँ पर आपको ड्राई सेल में आपको याद रखना है कि एनोड में क्या होता है, कैथोड का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है। रिएक्शन याद रख सको तो बहुत ही बात बेहतर है और याद रहना ही चाहिए। 2-4 बार आप लिखोगे, कॉपी में राइट डाउन करोगे, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये था ड्राई सेल। अब आते हैं मरकरी सेल, जिसको बटन सेल कहते हैं। ये जो बटन सेल है, अंदर के पार्ट को देख रहे हैं, एकदम छोटा सा रहता है ना। एनोड कैथोड समझिए, एनोड में जिंक मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम मतलब जिंक मरकरी का मिला हुआ एलॉय मिश्र धातु, जिसको अमलगम बोलते हैं। और कैथोड होता है पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन का मिक्सर, जो कैथोड के फॉर्म में होता है, जब देख सकते हैं HgO। ओके, तो ये हमारा जिंक कंटेनर एज ए एनोड और यहाँ सॉल्यूशन ऑफ HgO एज ए, बोलिए क्या, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट में होता है पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, KOH एंड ZNO या KOH एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर, अब कैथोड पे रिएक्शन और एनोड पे रिएक्शन देखें। एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो जिंक हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड एंड आयन रिलीज हुआ, तो इसके साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन की बात करें तो कैथोड उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्योंकि कैथोड में HgO है, कैथोड में आपका HgO है और कार्बन है, तो HgO इस वाटर के साथ, ये वाटर जो मिला, वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके मर्क्यूरी का लिक्विड और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है।
यही हाइड्रोक्साइड यहाँ से इसके साथ कंबाइन किया और ये आपका वाटर के साथ कंबाइन करके आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस तरह से ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो दोनों को ऐड कर दिए, तो दोनों को ऐड करने पे हम लोग का रिएक्शन लिखाएगा जिंक अमलगम, ZnNHG को बोलते हैं जिंक अमलगम, दिस इज द जिंक अमलगम, प्लस HgO, और ये वाटर तो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और इस तरह हो गया जिंक ऑक्साइड, दिस इज द जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी लिक्विड। ओके, हाइड्रोक्साइड कैंसिल, वाटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, देन ओवरऑल रिएक्शन इस जिंक मर्करी सेल में ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का ये देखने को मिलता है। जिंक अमलगम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड टू मर्करी। ओके, तो इस तरह से ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब इसको हम यूज में लाते हैं। द सेल हैज ए कांस्टेंट पोटेंशियल, इसकी कांस्टेंट पोटेंशियल लगभग होता है 1.35 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा कौन सा सेल, मरकरी सेल। अब आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो हमने कहा प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो रिचार्जेबल ना हो, जिसको रीयूज नहीं किया जा सके। सेकेंडरी सेल वो होता है जो रिचार्ज किया जा सकता है, जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। ए सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज अगेन एंड अगेन। जैसे आप घर का इन्वर्टर, जब आपका इन्वर्टर जब लाइट चल जाता है तो क्या करते हैं आप उसको आप यूज करते हैं। जब आप फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं। जब आपका लाइट आ जाता है तो फिर वो चार्ज होना शुरू हो जाता है ना। जब वो पूरी तरह डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो वैसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। A secondary cell can be recharged and reused again and again. Here the cell reaction can be reversed by passing current through it in the opposite direction. क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो होते हैं रिवर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करके बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर इस रिएक्शन की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। अरे भाई, बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो बोलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ना वो चार्ज होता है। अब मान लो आपके घर में इन्वर्टर है, आपके घर में उस इन्वर्टर बैटरी आप बार बार यूज कर रहे हैं, एक लंबे समय तक यूज हो रहा है, लाइट कटा हुआ है, पावर कटा हुआ है, और पावर इतना देर तक कटा कि आपका बैटरी बैठ गया पूरी तरह से, सारा बल्ब सारा फैन है ना बिल्कुल बंद हो गया। अब वो काम करना बंद कर दिया तो क्या वो अपने आप चार्ज होगा? उसको चार्ज करने के लिए फिर पावर का इंतजार करना पड़ेगा। जब पावर आएगा तब ना चार्ज होगा। पावर आने का इंतजार का मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, और जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब ना वो बैटरी फिर से चार्ज होगा। तो ऐसे सेल क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेल। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल एज ए लेड स्टोरेज सेल। सबसे इंपॉर्टेंट सेल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेड स्टोरेज सेल। वही लेड स्टोरेज सेल जो आपके घर के इन्वर्टर में लगा रहता है, आपकी कार में लगा रहता है, ट्रक में लगा रहता है, ऑटोमोबाइल में लगा रहता है। ओके, इन्वर्टर में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लेड स्टोरेज बैटरी को जरा समझें, थोड़ा इसका जाने। एनोड में यहाँ पर होता है स्पॉन्जी लेड। देखिए यहाँ पर आपका एनोड आप देख रहे हैं, ये एनोड 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 पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। देखिए यहाँ पर ये एनोड दिख रहा है आपको, ये आपका जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में इसको अरेंज किया, यहाँ भी अल्टरनेट फॉर्म में है। ये बैटरी आपका ऐसे होता है ना, अंदर का जब कवर को निकालोगे तो इसके सेल्स आपको इस तरह दिखाई देगा, प्लेट्स आपको इस तरह दिखाई देगा, और एक जनरल फिगर हमको ऐसे दिखाए हैं अल्टरनेट फॉर्म में। ये लेड हमारा स्पॉन्जी लेड एज ए एनोड है ना, ये एनोड दिख रहा है आपको, ये एनोड है, और इसके अल्टरनेट हमारा क्या है, पॉजिटिव एज ए कैथोड जो लेड ऑक्साइड होता है। ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, लेड ऑक्साइड। यहाँ भी देख सकते हैं आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेड, ये लेड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और पॉजिटिव लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, ये आपका लेड डाइऑक्साइड। तो अल्टरनेट फॉर्म में लेड डाइऑक्साइड और लेड का इलेक्ट्रोड इसमें अरेंज है। तो एनोड याद रखना है स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड मतलब थोड़ा स्पंज जैसा दबने वाला, ये सॉलिड बिल्कुल मतलब 100% ट्रू सॉलिड नॉट, स्पॉन्जी सॉलिड। कैथोड में क्या होता है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑफ डाइऑक्साइड। ग्रिड मतलब होता है स्टूडेंट जाली जैसा, लेड का एक जाली, एक लेड का जाली से छोटे जाली होते हैं, और जाली के अंदर भरा रहता है लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं कैथोड। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में होता है इसमें 38% H2SO4। आपके बैटरी में एसिड भरा रहता है, कौन सा एसिड बोलिए, 38% ऑफ H2SO4। 35% आपका इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल होता है। ओके, एनोड रिएक्शन देखिए तो इसमें लेड प्लस सल्फेट आयन टू फॉर्म लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ये रिएक्शन होता है उस समय जब आप इस बैटरी को यूज करते हैं, जब आप फैन चलाते हैं, जब आप बल्ब जलाते हैं, तो फिर रिएक्शन स्टार्ट। एनोड में रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, देखिए
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेड का लेड सल्फेट, लेड से ये सल्फेट कहाँ से आया, क्योंकि आपके इसमें H2SO4 है, एसिड है, H2SO4 में H+ और SO4- आयन है, तो लेड सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट फॉर्म किया और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कैथोड रिएक्शन की बात करें तो लेड डाइऑक्साइड, कैथोड में लेड डाइऑक्साइड है, ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन किया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, एसिड के साथ आया, ये H2SO4 में H+ भी तो है और SO4 आयन भी है, तो लेड ऑफ डाइऑक्साइड और सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या गेन किया और ये लेड डाइऑक्साइड से हो गया लेड सल्फेट। बताइए लेड डाइऑक्साइड से लेड सल्फेट क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन प्लस वाटर। तो इस तरह से एनोड और कैथोड रिएक्शन होता है और इस तरह से ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके कारण हम लोग इस इन्वर्टर का हम लोग बैटरी का यूज करके हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं या कार भी यूज करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट राइट ऐड कर दीजिए, तो आपका ये ओवरऑल रिएक्शन, ये रिएक्शन उस समय का रिएक्शन स्टूडेंट जब हम इसको यूज करते हैं, जब इसको हम लोग बोलिए क्या, जब इसको हम लोग यूज करते हैं, मतलब जब इसके द्वारा हम लोग बल्ब जलाते हैं, फैन जलाते हैं, घर के इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम इसको, यदि ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाए, यदि ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो, हमको फिर क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिचार्ज में क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये रिएक्शन तो डिस्चार्ज का है, जब वो यूज होता है तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो रिचार्ज उसका रिएक्शन कैसा होगा, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उस समय उसका रिएक्शन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दीजिए, यानी एनोड हो जाएगा कैथोड और कैथोड हो जाएगा एनोड, यानी कि लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लेड प्लस सल्फेट और लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर टू फॉर्म लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट एंड प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के ओवरऑल रिएक्शन होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो व्हेन रिचार्ज द सेम रिएक्शन आर रिवर्स, जब ये रिचार्ज होगा तो उसका रिएक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है कि जब बैटरी हम लोग लंबे समय तक यूज करते हैं तो वाटर हम लोग बीच बीच में पानी डालते हैं, पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि रिएक्शन में बार बार पानी कंज्यूम होगा, देख रहे हैं पानी रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज होगा तो इस तरह हीटिंग इफेक्ट होगा, इसके कारण पानी जहाँ धीरे धीरे पानी क्या होगा, कंज्यूम होता जाएगा और पानी सूखता जाएगा। इसलिए लंबे समय तक यदि आप पानी इसमें नहीं डालते हो तो बैटरी अपना काम करना बंद कर देता है, इसलिए बीच बीच में हमें पानी डालना पड़ता है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। इस रिएक्शन को आप लोग याद रखेंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, इतना हाई-फाई क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं रहता, लेकिन एज ए कॉम्पिटिशन व्यू में आपको तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, क्या केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, उसका सेल रिएक्शन कैसा होता है, तो ये सब रिएक्शन आप लोग याद रख सकते हैं फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसी बैटरी के साथ आज इस क्लास को हम लोग